नेतृत्व में आज देश के अंदर 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारें आज काम कर रही हैं और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते से आज भारतीय जनता पार्टी जो पूरे भारत और दुनिया के अंदर जिसने स्थान बनाया है, ऐसे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे जबलपुर के प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में पधारे हैं। मैं चाहता हूं कि जरा करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियों से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि हम सब प्रबुद्ध नागरिक आज यहां पर उपस्थित हैं और सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जबलपुर आपके बीच पधारे। उसी के निमित्त आज हम सब इस चुनावी अभियान में भी सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको आज बातचीत करने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए जबलपुर पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, आज पूरे देश के अंदर इस चुनावी महाअभियान में सबसे बड़ी भूमिका मुझे ध्यान में कि जब वो भोपाल पधारे थे तो उन्होंने कहा कि मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बार मिलना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं से हम लगातार मिलते हैं, समाज के अन्य लोगों से हमारी बात होती है, लेकिन प्रबुद्ध जनों के साथ जो समाज में एक ओपिनियन मेकर के नाते से जिनकी अपनी भूमिका होती है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके तो काम करते हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए हमेशा चिंतन और मंथन करने वाला जो वर्ग है, ऐसे लोगों के साथ जो अलग अलग सेगमेंट के हमारे जो लोग हैं, उनके साथ अगर हम मिलते हैं तो आज आपको मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं सभी प्रबुद्ध लोगों को कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हम आगामी 2047 तक जो संकल्प पत्र के नाते से कि हम आगामी दिशा हमारी क्या होगी, तो ये दिशा भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने आप सबसे बातचीत करके, आप सब लोगों के जो ओपिनियन है उसके आधार पर कि आगामी 2047 का भारत जो विकसित भारत है, उसके लिए क्या हमें और करने की आवश्यकता है, तो वो संकल्प पत्र की तैयारी भी आप सबके सुझावों के आधार पर आज देश भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। आज उसी निमित्त आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जबलपुर पधारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का भारत और 2014 के बाद इन 10 वर्षों में जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो वो दिशा और देश की जो दशा आज बदली है, उसके भी निमित्त आप सबसे बातचीत करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबके बीच पधारे हैं। मंच पर सभी हमारे अतिथि उपस्थित हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज जो प्रबुद्ध लोक समाज के जबलपुर की, जिसे हम क्रीम कहते हैं, ऐसे सभी प्रबुद्ध नागरिक आप सबके स्वागत, वंदन और अभिनंदन के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैं आप सबका भी बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अनेकों प्रदेश में बन रही हैं, लगातार देश में आपके नेतृत्व में सरकारें बन रही हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से आग्रह है कि आके हम सबको संबोधित करें। करतल ध्वनि से, संस्कार ध्वनि में दोनों हाथ ऊपर करके आप भाई साहब का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आदरणीय जेपी नड्डा साहब। आज के इस प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आप सबके लोकप्रिय पूर्व में सांसद रहे मेरे साथ और वर्तमान में मिनिस्टर और यहाँ के प्रतिनिधि हमारे प्रिय मित्र राकेश सिंह जी,
हमारे संसद में हम सबके साथ काम करने वाली हमारी बहुत ही आदरणीय बहन सुमित्रा जी, कविता पाटीदार जी और हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी श्री आशीष दुबे जी, हमारे लंबे समय से साथी और वर्तमान में विधायक अजय विश्नोई जी, अशोक रोहानी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, संतोष जी, नीरज सिंह जी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे जबलपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और आप सबके साथ बातचीत करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। आप सब लोग जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उनके साथ कुछ वार्तालाप होती है और कुछ बातों पर चर्चा होती है तो आपके माध्यम से वो समाज में प्रतिबिंबित होता है, एम्प्लीफाई होता है और समाज के लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए आप लोगों के साथ वार्तालाप होना मैं विशेष समझता हूँ और मैं जब यहाँ आया हूँ तो हमारे 64 योगिनी अपने माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। साथ ही साथ नंदकेश्वर मंदिर को भी और माता को भी हम नमन करते हुए, जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी, ऐसे स्थान को भी मैं नमन करता हूँ और अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। और मैं जबलपुर में आऊँ और रानी दुर्गावती जी को याद न करूँ और उनके प्रति नमन न करूं, उन्हें नमन न करूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी, तो उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज चुनाव की बेला है। आने वाले समय में आप सब लोग इस चुनाव में अपने आप का पूरा योगदान करेंगे और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को अपना ही समर्थन नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व के पूरी योग्यता को उपयोग करते हुए समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, यह निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, इसलिए कि वो मेरी पार्टी है, इसलिए नहीं कहता कि हमारी पार्टी को मजबूती मिले। मैं इसलिए कहता हूं कि आज ये समय की आवश्यकता है, ये प्रासंगिकता है, ये समय की नज़ाकत है, ये समय को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना एक देश के लिए आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं ही नहीं सिर्फ मानता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मानते होंगे। और जब मैं ये कहता हूं कि आप भी मानते होंगे तो इसके पीछे हमें कुछ समझना चाहिए। आप लोग भी राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, आप लोगों ने भी राजनीति को लंबे समय से बहुत गहराई से देखा है, समझा है, जाना है। हम कैसी राजनीति में थे और हम कैसी मानसिकता में थे? हम ऐसी मानसिकता में थे या ऐसी मानसिकता में हमें पहुंचा दिया गया था जहां हमारे जहन में बैठ गया था कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है, ये तो ऐसे ही चलेगा, हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, हमें अब इसके साथ समझौता करना है। यानी एक साधारण मानवी के मन में यह बैठ गया था कि बदलाव नामुमकिन है और परिस्थिति से समझौता करना यही यथार्थ है। लेकिन आज 10 साल के मोदी जी के नेतृत्व के बाद आज साधारण मानवी के मन में यह ध्यान में आया है कि नहीं, बदल सकता है, बदला है और आगे बदलेंगे, इस तरीके की परिस्थिति आकर के खड़ी है।
यह पॉलिटिकल चेंज है। और मैं तो इसको कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ब्रॉट ए पॉलिटिकल चेंज इन द पॉलिटिकल कल्चर। राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन आया है। अब मैं राजनीति की संस्कृति के परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, पहले की पॉलिटिक्स क्या होती थी? कौन सी जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इसको और किस जाति का समर्थन है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति करेंगे, यानी जातिवाद प्रभावित, जातिवाद को मुख्य चुनाव जीतने का आधार मान करके राजनीति करने का तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि परिवारवाद, डायनेस्टिक रूल्स, एक ही परिवार के लोग चले हुए, बाकी सब तालियां बजाओ, बाकी सब लगे रहो। और उसके साथ साथ हमने देखा वोट बैंक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, लोगों को अपीज करके, तुष्टीकरण करके राजनीति करते थे। यह राजनीति का ढर्रा था, यह राजनीति का तौर तरीका था। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धत्ता दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है, विकास की नई गंगा बहाई। और इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ जिसको कहते हैं प्रपोजिशन, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस। उनकी पॉलिटिक्स क्या होती थी? पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन, पॉलिटिक्स ऑफ डिविजिवनेस। हमारी पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेकर के चलना, जस्टिस टू ऑल, सबको न्याय मिलेगा, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं होगा, इस बात को लेकर के हम चलें। और इसीलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बात को लेकर के हम चले। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज राजनीति की परिभाषा को बदल डाला है। आज किसी को भी, हमारे विरोधी को भी आना पड़ेगा तो वो जाति की बात नहीं कर पाएगा। उसको ये कहना पड़ेगा कि हमने कौन सा काम किया है, हम कौन सा काम करेंगे, हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इस तरीके से हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और देश की दृष्टि से अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि आज आप सब लोगों ने भी कोविड को देखा, हमने भी कोविड को देखा है। ये शताब्दी में सबसे बड़ी पैंडेमिक जिसको कहते हैं त्रासदी थी, शताब्दी की। किसी को नहीं मालूम था कि क्या इलाज हो सकता है। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, सारे पाश्चात्य देश फैसला नहीं कर सके बिटवीन इकोनॉमी एंड ह्यूमैनिटी। मानवता जरूरी है या अर्थशास्त्र जरूरी है, इसमें वो फैसला नहीं कर पाए। और इसीलिए चाहे आप अमेरिका को उठा लीजिए, चाहे आप सारा यूरोप उठा लीजिए, चाहे आप ईस्ट में जापान को उठा लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को उठा लीजिए, ये फैसला नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, और बोल्ड डिसीजन देकर के लॉकडाउन लगाया और कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए देश को 1.5 महीने 2 महीने में तैयार किया। और जब तैयार हो गया तो क्या कहा? जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन भी उठाया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, यह हम लोगों ने देखा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में लगभग 30 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 40 साल लग गए।
इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा बनी थी और 2006 में भारत में आई थी। 100 साल लगे थे। लेकिन कोरोना 2020 में पहली जनवरी 19 को जनवरी 20 को पहला केस डिटेक्ट होता है। अप्रैल 20 को प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बैठाते हैं और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके देश के लिए तैयार कर देते हैं। यह भारत बन जाता है, यह आत्मनिर्भर भारत बनता है। यह हमको समझना चाहिए। ऐसा है हमारा आत्मनिर्भर भारत। और आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि 220 करोड़ डबल डोज वैक्सीन लगा करके विथ बूस्टर भारत तैयार हो गया 1 साल के अंदर। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मैं उन दिनों, आप लोग भूल जाते होंगे, आज याद दिलाना जरूरी है क्योंकि वो प्रासंगिक है। उस समय बोलते थे ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाओ। इसकी प्रॉपर ट्रायल नहीं हुई है और खुद लगा लेते थे, अपने लगा के आते थे। मैं पूछता था कैसा लगा मोदी टीका? यानी देखो, देश को गुमराह करना यह कांग्रेसियों की आदत, यह विपक्ष की आदत। उस समय वो मोदी टीका बोलते थे। और आज मुझे खुशी है कि वैक्सीन मैत्री में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है और जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाई। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। यह कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद सारे देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सभी देशों की अस्त व्यस्त हो गई। सभी लोगों ने आर्थिक दृष्टि से मंदी और उसकी मार झेली है। लेकिन मैं आपको बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारत एक अकेला देश है जो ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है और जिसको हम कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलता है, इंडिया इन इकोनॉमी इज ए ब्राइट स्पॉट। यानी अगर कोई उज्जवल तारा दिखता है तो वो भारत दिखता है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान। मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013। भारत अलग है। 2013 का भारत और आज का भारत अलग है। मूडीज बोलते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में भारत की ग्रोथ 2024 में 8% से ज्यादा सुनिश्चित है। यह मूडीज बोलते हैं। यानी दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसीज आज भारत की रेटिंग कर रही हैं और हमारे कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई। मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि वो तो बेरोजगार जरूर हो गए, वो तो जरूर बेरोजगार हो गए। लेकिन इनको कुछ समझ में आता नहीं है। उनको कोई अर्थ से लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई की कमी रही है, जानकारियों की कमी रही है। आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इन्फ्लेशन रेट को बारे में ध्यान रखिएगा। रशिया का इन्फ्लेशन रेट 6.3% है। टर्की का इन्फ्लेशन रेट 60% है, 60%। अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट 93% है। जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट 10% है और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 4.6% है। यह भी आप याद रखिए। और यह भी याद रखना कि यूपीए की सरकार में इन्फ्लेशन रेट कभी भी 10% से नीचे नहीं आया है। कभी नहीं आया, पूरे 10 साल में नहीं आया। यह हमको महंगाई समझा रहे हैं। अरे पढ़ लो कुछ, जान लो कुछ, दुनिया के आंकड़े देख लो कुछ। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो चाइना का ग्रोथ रेट 4.6%। चाइना, जो विकसित चाइना जिसको बोलते हैं, उसका ग्रोथ रेट 4.6% है। फ्रांस, अ डेवलप्ड नेशन, जहां से हमने रफेल लिया, फ्रांस का ग्रोथ रेट है 1%। जर्मनी का ग्रोथ रेट है 5%। यूनाइटेड किंगडम का ग्रोथ रेट है 6%। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ग्रोथ रेट है 2.1%। और भारत का ग्रोथ रेट मोदी जी के नेतृत्व में है 6.5%। यह है विकास की कहानी, यह है विकास के बारे में। और यह तमाम मुसीबतों के बावजूद
भारत आज कहां पर खड़ा है उसको भी हमको समझ लेना चाहिए। आज जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको हम पछाड़ करके 11वें नंबर से आज हम 5वें नंबर की इकॉनमी बन गए हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप आशीष जी को भेजिएगा, मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2 साल में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था 3रे मोदी जी के शासन में बन जाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। हमारी पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ है 9 साल के अंदर। उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो 500% हमारा प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में हुआ है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट आज भारत में हुआ है, भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक में हुआ है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। 2014 में आप जब मोबाइल लेते थे तो उस पर लिखा रहता था मेड इन चाइना। 92% ऑफ द मोबाइल वो विदेशों में बनते थे और हमारे यहां आते थे। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहे हैं। एप्पल पे भी मेड इन इंडिया ये लिखा हुआ है। ये आज परिवर्तन है। अगर मैं परिवर्तन की बात बोलूं, आप लोग सुनते थे अमेरिका की प्लीमथ की गाड़ी, जापान की डैटसन टोयोटा की आप बात सुनते थे। आज आपको जान करके खुशी होगी कि हमने जापान को पछाड़ करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया में भारत 3रे नंबर की ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है, 3rd नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट। फार्मा से मेरा संबंध रहा है। आपको जान करके खुशी होगी कि फार्मास्यूटिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 138% बढ़ा है, 138%। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती दवा और सबसे इफेक्टिव दवा कोई अगर दुनिया को दे रहा है तो वो भारत दे रहा है और मानवता की सेवा कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो गरीबी की रेखा से आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है, लेस देन 1%। यह परिवर्तन आकर के खड़ा हुआ है। यह आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को बताना पड़ेगा। ये जो अनपढ़ घूमते रहते हैं ना, बेरोजगारी, महंगाई, हम तो साफ बोलते हैं कि हाँ तुम तो बेरोजगार हो ही गए हो, पक्के हो गए। होना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने चीजों को समझा नहीं, जाना नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं, तो ये 10 लाख करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? यही तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, यही तो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, यही तो अर्थ जगत को आगे बढ़ा रहे हैं, यही तो घर घर तक पैसा पहुंचा रहे हैं, यही तो आर्थिक दृष्टि से एक जिसको बोलते हैं रनिंग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे इस बारे में चर्चा करते हुए इन बातों को आपको बताना चाहूँगा। आज 5G सर्विसेज में इंडिया रोल आउट करने में सबसे आगे है। अगर मैं इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, आज 7 नए इंस्टीट्यूट्स, 13 IIM थे, आज 20 IIM हो गए हैं। उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 हुआ करते थे, आज 22 हो गए हैं। आज से पहले जब मैं 1998 में हेल्थ मिनिस्टर बनता था तो मुझसे डॉक्टर बोलता था, नड्डा जी सर व्हाट विल आई डू हियर इन इंडिया, आई हैव देयर इज नो फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मुझे डॉक्टर समझाता था और इसलिए मुझे रिसर्च करने के लिए विदेश जाना पड़ेगा। आज वही डॉक्टर मेरे सामने ये कहता है, प्लीज गेट मी ए चांस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, द वर्ल्ड क्लास बेस्ट इंस्टीट्यूट। मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करने का मौका दो। और एक नहीं, 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़े हुए हैं। वर्ल्ड क्लास टॉप इंस्टीट्यूट्स खड़ी हुई हैं, वो भी हमको याद रखना चाहिए। और उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को कहें तो आज 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़ी हो गई हैं। 390 नए यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुए हैं। 5300 के आसपास कॉलेजेस खड़े हुए हैं। नई शिक्षा नीति आई है। आपने सुना
एक जमाना था यूपीए की सरकार में शिक्षा मंत्रियों में झगड़ा हो गया कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा। कहां ले गए थे हमारे लोग शिक्षा को? याद कराता हूं मैं तो पुरानी बातें। झगड़ा हुआ कि वंदे मातरम गीत होगा कि नहीं होगा। किनके बीच में? शिक्षाविदों में, शिक्षा मंत्रियों के बीच में। और आज नई शिक्षा नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के मोदी जी ने करके दिया और आज नई शिक्षा नीति लागू हो रही है जो भारत की जमीन से जुड़ी हुई है। एफोर्डेबल शिक्षा नीति, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाली शिक्षा नीति, फ्लेक्सिबल शिक्षा नीति। पहले आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, हम लोगों ने पढ़ाई की होगी, इंग्लिश लिटरेचर वाला मैथमेटिक्स नहीं ले सकता था। हम लोगों ने शिक्षा को फ्लेक्सिबल बना दिया। क्यों? किसी की बपौती नहीं है। कोई इंग्लिश पढ़ने वाला मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ने वाला सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है। इसको फ्लेक्सिबल बना दिया। और इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल कर्व को, यानी हम लोग, याद होगा आप भी बचपन में आप लोग पढ़ते थे, रट्टा मारते थे। आज रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि का कितना विवेक इस्तेमाल हो रहा है, इससे आगे बढ़ने का है। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एनालिटिकल कर्व को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमारा अच्छा होना चाहिए, इस पर भी हम लोगों ने काम किया है। आज दुनिया की दृष्टि से देखें तो मैं आज भारत की क्या स्थिति होती थी, हमारी दुनिया में क्या छवि होती थी। आज ये बात आप मानते हैं कि नहीं कि चाहे क्वाड हो, चाहे एससीओ हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे ITU2 हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय, चाहे ग्रुप ऑफ G7 हो, कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी का निमंत्रण के साथ नहीं होता है। कोई भी ऐसा संगठन नहीं रह गया जहां नहीं होता। यानी भारत की आवाज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की आवाज बन रही है। यह अंतर हमको समझना चाहिए। आज G20 हुआ, इससे पहले किसी को याद था कि G20 होता है? 200 बैठकें लगभग 100 शहरों में हुई, सारा देश उसमें इन्वॉल्व हुआ और अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर का दर्जा मिला तो भारत की धरती नई दिल्ली में मिला। अगर G20 के अंदर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो G20 का भारत की नई दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उनकी अध्यक्षता में हुआ। अगर यूरोपियन और हमारे मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की सहमति हुई तो वह भी नई दिल्ली की धरती पर हुई, भारत पर हुई। यह हमको G20 के बारे में हम ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो G20 अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से, हर दृष्टि से इन सब चीज़ों को किया गया है, उसको आगे बढ़ाया गया है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि आज भारत विश्व मैत्री की दृष्टि से सबसे अग्रसर रहा है। अगर कोई आपदा पापुआ न्यू गिनी में आई तो भारत सबसे पहले पहुंचा। अगर फिजी में समस्या आई तो भारत सबसे पहले पहुंचा। अगर मालदीव में समस्या आई तो भारत सबसे पहले पहुंचा। अगर श्रीलंका में कोई समस्या आई तो भारत सबसे पहले पहुंचा। अगर नेपाल में भूकंप आया तो सूर्यास्त से पहले भारत के डॉक्टर और भारत की दवाइयां पहुंच गईं। यह भारत का बदलता हुआ स्वरूप है। अगर अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने की बात आई तो भारत सबसे आगे आया। अगर यूक्रेन से बच्चों को लाने की बात आई तो भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से बात की, पुतिन से बात की, विश्व युद्ध का विराम कराया और भारत के बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के सकुशल वापस भारत आए। यह भी हम लोगों ने देखा है। यमन से हमारी बहनों को लाने का, नर्स बहनों को लाने का काम हुआ तो वह भी सकुशल हुआ है। अगर हमारे क्रिश्चियन पादरियों को, उनको भी अगर सकुशल लाने का काम हुआ तो वह भी उसी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मेडिसिन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया को जब भी दवा की ज़रूरत पड़ी तो भारत सबसे आगे मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा रहा है। इसलिए विश्व मैत्री के रूप में भी भारत खड़ा रहा है। एक बात और मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आप लोग अंग्रेजी में एक शब्द जानते होंगे, हाइफन। हाइफन जब दो शब्दों को जोड़ के बोला जाता है तो उसको हाइफन जोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भारत को अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में इंडिया हाइफन पाकिस्तान से जोड़ते थे।
जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता आता था या भाषण देता था तो बोलता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी भारत की चर्चा बिना पाकिस्तान के नहीं हो सकती थी। आज दुनिया का कोई भी देश इंडिया के साथ पाकिस्तान का नाम नहीं लेता। इंडिया इज इंडिया, पाकिस्तान जहां है वहां है। यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा में फर्क पड़ा है। आज कोई भी, अभी प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो पहले क्या चर्चा होती थी? जब भी अमेरिका के से बात हो या किसी से बात हो, यस यू हैव गॉट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर कंट्री, यू हैव गॉट प्रॉब्लम्स विथ इंडिया एंड पाकिस्तान, यही कहते थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी गए, उनको राष्ट्रपति जी का निमंत्रण मिला, जो बहुत कम गेस्ट को मिलता है, वो सौभाग्य मिला। लेकिन उसके साथ साथ चर्चा पाकिस्तान की नहीं हुई, चर्चा हुई स्पेस रिसर्च की, चर्चा हुई टेक्नोलॉजी की, चर्चा हुई भारत और अमेरिका किस तरीके से मानवता के लिए आगे बढ़ सकता है, इस बात की चर्चा हुई। ये आज अंतर आया है। मित्रों, मैंने आपके सामने बहुत सी बातें जो दुनिया से जुड़ी हुई थी वो हमने आपके सामने रखी हैं, लेकिन आप कहोगे कि देश की बात भी करनी चाहिए, और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनकी अगर किसी ने चिंता की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं 1993 में पहली बार विधायक बन गया था, 1993 में। लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं। मुझे याद है मेरी गांव की बहनें सुबह 4 बजे उठती थी। गांव में वो हमारे यहां उसको डाट बोलते हैं, डाटी लेकर जंगलों में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ियां काटती थी, लकड़ियां काट करके लाती थी, चूल्हा जलाती थी, 200 सिगरेट के धुएं के बराबर के धुएं अपने फेफड़ों में लेती थी। आंखों में पानी आ जाता था, आंसू आ जाता था, फेफड़े खराब हो जाते थे, और तब जाकर के वो घर के लिए 2 कप चाय बनाती थी। आज 9 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दे करके उनके जीवन में बदलाव लाया है। आज बहनें लाइटर से गैस जलाती हैं, 5 मिनट में चाय पिलाती हैं, आधा घंटा में भोजन बना करके तैयार करती हैं। ये उनके जीवन में अंतर आया है। मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा, ये सुलभ शौचालय की, शौचालय की बात, स्वच्छता की बात। कांग्रेस ने खिल्ली उड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी की, उपहास किया। क्या कहा? यह प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से शौचालय और स्वच्छता की बात करता है। यह कोई लाल किले से बात करने की जरूरत है? यह वही कह सकता था जो इंडिया में पैदा हुए थे, जिन्होंने भारत नहीं देखा था। जिन्होंने भारत देखा था वो जानते थे कि भारत की तकलीफ क्या है। आज आपको मालूम है, आप लोगों को पता नहीं, पर मैंने देखा है अपनी आंखों से। नेशनल हाईवे पे शाम को या सुबेरे चले जाओ, बहनों का गांव से निकल करके झुंड की झुंड लोटा लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए निकला करती थी। क्या जीवन था, क्या अमानवीय जीवन था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बना करके 12 करोड़ बहनों को और उनके साथ 12 करोड़ बच्चों को इज्जत की जिंदगी देने का काम किया, तो उन्होंने किया। 18,000 गांव बिना बिजली के थे। कांग्रेस को कभी शर्म नहीं आई, कभी लज्जा नहीं आई, कभी सोचा नहीं। 18,000 गांव प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया, 1000 दिन के अंदर कोई भी गांव बगैर बिजली के नहीं रहेगा, और 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मैं एमएलए था, यह सौभाग्य योजना की भी मैं बात करना चाहूंगा। मैं एमएलए था 1993 में। किसी एक घर को अगर बिजली देनी पड़ती थी तो हमारा जूनियर इंजीनियर पूछा करता था, साहब आपकी सिफारिश है इसलिए मैं आधी तार इसको दे रहा हूं, आधी तार इसको खरीदनी पड़ेगी।
और खंबा लेने के लिए गांव से लोगों को लेके आओ, खंबा कंधे पर लेकर के जाओ, जब खंबा पहुंच जाएगा तो मुझे सूचित करना, तब मैं तुमको बिजली लगाऊंगा। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है जब मैं विधायक बना था 1993 में। आज मैं लखनऊ के गांव में गया, लखनऊ के बगल के गांव में गया, तो वहां एक मुझे सज्जन मिला लाभार्थी। मैंने कहा क्या हाल है? बोला मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया? बोला दोपहर को एप्लीकेशन का फॉर्म भराया और शाम को सूर्यास्त से पहले बिजली मेरे घर पहुंच गई। यह आज हमको परिवर्तन देखने को मिला। यह है बदलता भारत, यह है बदलती हुई तस्वीर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 25 करोड़ के लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल लेना, अति गरीबी 1% से नीचे पहुंचा देना, यह गांव गरीब की चिंता हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ के से ज्यादा लोग, 11 करोड़ 78 लाख लोगों को 2000 रुपए प्रति चौथे महीने पहुंचाना, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। यह काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए हर दृष्टि से देखिए, किसान की बात कीजिए, आप युवाओं की बात कीजिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। अभी तो अब मैं महिलाओं की जब मैं बात करना चाहता हूं, ये 2024 का चुनाव है, 2029 के चुनाव में नारी शक्ति वंदन विधेयक के कारण आज 33% लोग पार्लियामेंट में होंगे और 2028 में शायद विधानसभा का चुनाव होगा। 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में 33% महिलाएं होंगी। ये भी आपने जाना। यह है बदलता भारत, यह है बदलती तस्वीर, जिसको हमको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। इसलिए बताने के लिए तो मेरे को बहुत कुछ है, लेकिन यहां मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा। जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना, 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस समय खर्च हुए। हम लोगों ने 7 तरीके के डिसिप्लिन्स को उसमें जोड़ने का काम किया। आज जबलपुर के नए रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। अभी नया एयरपोर्ट 430 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। जबलपुर मेरा बड़ा पुराना आना जाना है। एक ही ट्रेन हुआ करती थी, महाकौशल एक्सप्रेस, वही पकड़ो, कभी लेट, दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक दोपहर हो जाती थी। तो वो भी हमने ज़माना देखा है। और आज उड़ान योजना ले लीजिए, आज आप एयरपोर्ट ले लीजिए। ये एयरपोर्ट ऐसा था जो साल में 8 महीने तो 9 महीने तो बंद ही रहता था, हैं? हाँ, तो इस तरीके की परिस्थिति थी। आज ये नया एयरपोर्ट आपके सामने तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से देखिए आप, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जबलपुर का अमृत भारत के तहत रेलवे स्टेशन इतना अच्छा बनेगा कि आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं कर सकोगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। यह मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जहाँ तक हमारे इंडी अलायंस का सवाल है, तो मैं हमेशा सब लोगों को कहना चाहता हूँ, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को हटा करके रहेंगे और भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, जड़ मूल से उसको समाप्त करेंगे। ये संकल्प लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। और इंडी अलायंस भ्रष्टाचार बचाने वाले लोगों का जमावड़ा बन गया है, भ्रष्टाचार से बचने वाले लोगों का जमावड़ा बन गया है। इसलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि आज हम किस तरीके की राजनीति में जा रहे हैं। एक तरफ विकास है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों पर आघात है, एक तरफ देश आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, एक तरफ ये इंडी अलायंस परिवार को बचाने के लिए लगा हुआ है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचने का प्रयास कर रहा है, भ्रष्टाचार के जो आघात लगा है उससे बचने का प्रयास कर रहा है। हमको इन दोनों के बीच में चुनना है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य भी लगता है। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, बाकी सारे कोई ना कोई जेल में, केजरीवाल जेल में, हमारे सत्येंद्र जेल में,
मनीष सिसोदिया जेल में, आधे जेल में, कुछ बेल पे। परिवार की पार्टी उठाएं, मैं आपके सामने तस्वीर रखना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में फरूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद की महबूबा मुफ्ती की पार्टी परिवार की पार्टी, बादल की पार्टी परिवार की पार्टी, चौटाला की पार्टी परिवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी, अखिलेश डिंपल पहले मुलायम थे, चाचा, बाकी फुल स्टॉप। बिहार में आरजेडी परिवार की पार्टी, लालू, रावड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, ये सब परिवार की पार्टी। बंगाल में ममता, अभिषेक, ये परिवार की पार्टी। अगर हम बात करें केसीआर की पार्टी, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, परिवार की पार्टी। स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन और करुणानिधि पहले तो थे ही थे। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो शरद, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी। अब तो भतीजा भी चला गया, चाचा से अलग हो गया। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी। ये सभी परिवार को बचाने के लिए लगी हुई पार्टियां हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। और तो और अब छोड़िए, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब मां, बेटा, बेटी की पार्टी हो गई है, बाकी सब कोई छुट्टी हो गई है, ये भी आप ध्यान रखें। इसलिए ये सारी परिवार की पार्टियां हैं और सारी भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पर हैं। अखिलेश पर गोमती फ्रंट का और लैपटॉप का घोटाला, हमारे लालू यादव, तेजस्वी यादव जॉब्स फॉर लैंड के घोटाले में फंसे हुए, ममता के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में फंसे हुए, केसीआर, केटीआर, कविता शराब घोटाले में, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में, सभी भ्रष्टाचार में है। इसलिए मैं आप सबसे एक ही निवेदन करने आया हूं और आपसे ये दरखास्त करने आया हूं कि आप सबका माध्यम से कमल के निशान को समर्थन मिलना चाहिए, मोदी जी को समर्थन मिलना चाहिए। यह पार्टी की आवश्यकता नहीं, यह देश की आवश्यकता है, यह समय की आवश्यकता है। और समय को ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब लोगों का तो आशीर्वाद मुझे मिलेगा ही, लेकिन आपके साथ साथ आपके मोहल्ले का, आपके पड़ोसियों का, आपके साथ रहने वाले लोगों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके भाई बहनों का, आपके साथियों का, उनका भी समर्थन मिले और भारतीय जनता पार्टी जीत करके आए। आशीष दुबे को आपका आशीर्वाद मिले, यही मैं निवेदन करने आया हूँ। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने विस्तार से, आप सभी से आग्रह है 5 मिनट अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, आभार हो जाए। आप सभी से आग्रह, कृपया 5